चलिए देखिए, कह रहा है कि Na2SO4 है, इसको रिएक्ट कराया BaCl2 से, बना BaSO4 बस ट्वाइस NaCl। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लास 10th में। इसका कटायन इसके एनायन के साथ, इसका कटायन इसके एनायन के साथ, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन कराया तो कितना कंसंट्रेशन था बोलो? 5m। 5m को क्या लिख सकते हैं? 5 मोल पर लीटर। बोला इसका जो 5m कंसंट्रेशन है ना, वो 10 ग्राम BaSO4 बनाएगा। कितना ग्राम BaSO4 बनाएगा? 10 ग्राम। अगर इसका 10 ग्राम है, तो इसका मोलर मास होता है 233 ग्राम। अग्री कर रहे हो क्या? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे आप बोलिए? गिवन मास बाय मोलर मास। 10 बाय 233 आ गया क्या? तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी, हमको आ गया ये क्या चीज, स्टोइचियोमेट्री वाला, ये हटा दो। अब क्या किया बताओ? यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। तो अगर मोलरिटी मुझे BaSO4 का निकालना है तो क्या लिखोगे बोलो? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपने अपने मन से कैसे कंसीडर किया 1 लीटर? क्योंकि लेफ्ट साइड में 5 मोल में 1 लीटर हम लोगों ने माना हुआ है। आया ना? तो उस बेसिस पे मैंने क्या कह दिया, इसको भी मान लो 1 लीटर। ठीक है। तो 5 मोल बाय 1 लीटर कितना हो गया? 10 बाय 233 m आ गया। अब बताओ, हम लोगों ने कल पढ़ा था M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अग्री कर रहे हो क्या? तो इस वाले का मोलेटी गिवन था, कितना था? 5, 5। वॉल्यूम हमको इसी का तो पता करना है, ये तो पूछा सवाल में। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ Na2SO4 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ BaSO4। तो वॉल्यूम का जगह स्पेस खाली रखा। व्हाट इज द मोलेटी ऑफ सेकंड वाला? 10 बाय 233, 10 बाय 233। कितना लीटर है? 1 लीटर। कर लिया यहाँ से? कर लिया। अब बोलोगे भैया इसका भी 1 लीटर आपने कैसे कंसीडर, वहां में तो 1 लीटर माना है। ये निकालना है, मेरे सवाल में ही पूछा है कितना वॉल्यूम इसका चाहिए ताकि इसका 10 ग्राम बन जाए। ओके, तो मैंने यहाँ पे कितना लीटर रख दिया? 1 लीटर। अब बताओ V1 बराबर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 बाय क्या आ गया? 233 मल्टीप्लाइड बाय क्या चीज? 5। सॉल्व किया तो ये चीज आया लीटर में। किसमें आया? लीटर में। मिलीलीटर में ले जाने के लिए क्या करोगे? लीटर से मिलीलीटर में ले जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? 1000। तो 2000 में क्या आया? 233। डिवाइड करके देखो तो 8.58 इज द राइट रिजल्ट। सो द वॉल्यूम इज बेसिकली व्हाट वी होते हैं, 8.58 ml। समझ में आया कैसे किया? ये वाला इक्विमोलर वाला केस यूज किया है। कर लो कॉपी। गुड क्वेश्चन। समझ में आ गया कैसे किया? चलो करो। इनका जिनका हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ है कर लो। है भाई, सेंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी भेजा था क्या आपको? नहीं, सॉल्यूशन भेजा था। चलो, और भी कोई डाउट है? 96। एक तो 100 है, PPM वाला केस है, वो बताना पड़ेगा। नाइनटी टू हंड्रेड डाउट बस एक ही था। 96, 88, 98 डाउट है। Which mode of consumption does not change with temperature? को अभी बताते हैं। बट प्लीज अपने नेक्स्ट डे, नेक्स्ट के नेक्स्ट डे आप जो भी आते हो, प्लीज डाउट एकदम पूरा फिनिश करके आओ। और क्वेश्चन के नीचे स्पेस छोड़ दिया करो कि यहाँ बनाना है मुझे। रैंडम सॉल्यूशन मत कीजिए, नोट्स कॉपी के साथ आइए। बिहेवियर एनसीईआरटी बन गया था। एनसीईआरटी में एक ही सवाल था, बन गया था एनसीईआरटी। करो कॉपी।
नंबर ऑफ मोल्स निकालो, मोलैरिटी निकालो, M1V1 = M2V2 करो। क्या हो गया सभी का? क्लियर है, बोलो। हटाएं? हो गया ना सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछा? 98। 98 इज सिंपल यार। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में व्हिच मोड ऑफ कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। देखो यार, जिसमें वॉल्यूम डिपेंडेंसी नहीं होगा, मैंने बताया शुरू में ही, मोलैरिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। बताया था ना कल, इन किलोग्राम। कहीं पे इसका वॉल्यूम का चर्चा है क्या? हमें टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों नहीं है भाई? टेम्परेचर के बढ़ाने और घटाने से, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम घटेगा, टेम्परेचर घटाइएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम इंटरडिपेंडेंट होता है एक दूसरे पे। तो टेम्परेचर यहाँ पे कहीं वॉल्यूम का चर्चा ही नहीं है। तो आंसर इज व्हाट? जल्दी बताइए। मोलैलिटी। मोलैलिटी इज द राइट आंसर। तो आपसे पूछा नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी ऑल ऑफ दिस। द आंसर इज बेसिकली मोलैलिटी इज द राइट आंसर। नॉर्मलिटी भी डिपेंडेंट होता है। तो नो, क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर मोलैलिटी है। मोलैलिटी डिपेंड करता है, नॉर्मलिटी आगे पढ़ेंगे डिपेंड करेगा, मोलैलिटी डिपेंड नहीं करता है, तो यही आंसर हो जाएगा। ओके, स्मॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। 100 को समझने से पहले आपको दो चीज जानना पड़ेगा। एक होता है पार्ट्स पर मिलियन, एक पार्ट्स पर बिलियन। ठीक ना? पीपीएम, पीपीवी नाम की चीज होती है, सीख लो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीएम? सिंपल है, ये भी एक तरह का कंसंट्रेशन टर्म्स है। जैसे हम लोगों ने मोलैरिटी पढ़ा, मोलैलिटी पढ़ा, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू पढ़ा, डब्ल्यू बाई वी पढ़ा, वी बाई वी पढ़ा, पढ़ा ना? ये 5 तरीके से। तो पीपीएम भी एक छोटा सा हिस्सा है। बोलता है मास ऑफ गिवन कंपोनेंट, गिवन कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ व्हाट? जल्दी बताइए। सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 पे पावर 6। पहले समझिए, पीपीएम का फुल फॉर्म क्या कहता है? पीपीएम का फुल फॉर्म क्या कहता है? सारे बच्चे ध्यान देंगे। पीपीएम का फुल फॉर्म कहता है पार्ट्स पर मिलियन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिलियन? इट्स 10 lakhs। और 10 लाख में देखो कितने जीरोस हो जाते हैं? 1 2 3 4 5 6, 10 पे पावर 6। आया समझ में?
इसको पीपीएम कहते हैं। किसी भी कंपोनेंट का मास कितना है किसी सॉल्यूशन के अंदर डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है उस सॉल्यूशन का, तो कैसे से मल्टीप्लाई कर दो 10⁻6 से अपने आप आ जाएगा पीपीएम। ठीक, आपसे पूछता पीपीबी, इसको कहते हैं हम लोग पार्ट्स पर बिलियन। क्या कहते हैं इसको? पार्ट्स पर बिलियन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट्स पर बिलियन? इसका मतलब होता है 100 करोड़। कितना करोड़ जल्दी बताइए? 100 करोड़। व्हाट इज 100 करोड़? लिखो इसको 100 इज 100 करोड़। 1 करोड़ में 7 जीरोस आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल जीरोस कितने हैं बोलो? 9। तो 10 पे पावर क्या कर दो? 9। ओके, अब आ जाओ, इसको निकालेंगे क्या है फिर से। मास ऑफ गिवन कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ क्या जल्दी बताइए? सॉल्यूशन, सेम चीज ऊपर जो लिखा है, इनटू 10 पावर ऑफ क्या कर दोगे? 9। दिस इज कॉल्ड एज अ पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। मतलब देखो ऐसा, इसको नॉर्मली समझना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। मानो कि चलो ये कब होता है भैया, ये कब मेजर किया जाता है? मान के चलो कहीं पे एयर पॉल्यूशन है काफी ज्यादा, एक बेस्ट एग्जांपल है इसका। और एयर पॉल्यूशन को मेजरमेंट करना है, तो मान लो किसी एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे ऐसे करके एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब एयर मॉलिक्यूल्स तो काफी छोटे से चीज है। हर एक 10 लाख मॉलिक्यूल में, हर एक 10 लाख मॉलिक्यूल में, हाँ, 10 लाख मॉलिक्यूल में कितने कार्बन के कंटेंट है? मान के चलो एक चिमनी जल रही है, तो उससे एयर पॉल्यूशन हुआ। तो अगर आपको बोलेगा 55,000 पीपीएम है, 5,000 पीपीएम का मतलब होता है कि हर एक 10 लाख एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में 5,000 कार्बन कंटेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे सांस लोगे जब आप, तो कार्बन कंटेंट आपके बॉडी में जमा होता जाएगा। बहुत हाई डेटा बता दिया है मैंने, ठीक ना? तो इस केस में क्या होता है, आपको मास्क लगाने की रिक्वायरमेंट हो जाती है, और खास करके दिल्ली और पंजाब में ये चीजें की प्रॉब्लम आती है समझ में? तो जब कभी बहुत हाई कंसेंट सॉरी बहुत एयर में जब पॉल्यूशन वगैरह होता है, तो उसको पीपीएम या पीपीवी से इंडिकेट किया जाता है। समझ में आई? मतलब ऐसा मानो, सोचो तो सही, 5,000 कंटेंट है। अगर एक इंसान 1 ml भी एक बार में ऑक्सीजन इनहेल करता है, एयर को अपने अंदर लेता है, तो कितने सारे कार्बन कंटेंट उसके लंग्स में जाके जमा होते जा रहे हैं। वो दिन भर सांस लेना है, समझो कितना बुरा सिचुएशन होगा लंग्स का। दैट इज बेसिकली द पीपीएम। आया समझ में? तो हमारे पास क्या क्या हम लोगों ने करा था? मोलिनिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई वी, वी अपॉन वी। अब क्या आ गया बोलो? पीपीएम, और क्या आ गया बोलो? पीपीवी। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, और ये सारे के सारे कंसेप्ट। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए कर लीजिए कॉपी। गिव द टॉपिक पीपीएम पीपीवी। टॉपिक दीजिए पीपीएम पीपीवी।
इज इट ओके? समझ में आया सभी को? चलो, अब आपसे पूछा है सिंपल, क्लियर है यहाँ से? टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन होता है बोलो, कौन नहीं होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन नहीं होता है? मोलैरिटी या मोलैलिटी? मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला में कहीं वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं है। आगे चल के आप करेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन पर आ जाता है। बोलते हैं, ऐसे नॉर्मली सुनो, लॉ तो तुम छोड़ दो, ऐसे ही सोचो, किसी भी चीज का तापमान अगर बढ़ोगे तो वो चीज एक्सपेंड करेगा। अगर पानी में तुम पानी को लगातार गर्म करो, वेपर बनेगा, वेपर एक्सपेंड करेगा तो वो फैलेगा, फैलेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट का। तो इसीलिए टेम्परेचर पे जो डिपेंडेंट नहीं होगा, जो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं होगा, और वॉल्यूम पे डिपेंडेंट कौन नहीं है? मोलिलिटी नहीं है, इसलिए इसको। अब देखो यहाँ पे सवाल दे रखा है आपसे, क्वेश्चन में कहा आपसे, क्वेश्चन में कहा what is the molality of a chloroform? Chloroform is basically what? CHCl3 का फुल फॉर्म फॉर्मूला जानते हो तो बता देता हूँ। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बच्चे होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। इसके बारे में बच्चे, क्लोरोफॉर्म एज एन एनेस्थेसिया यूज किया जाता है पेशेंट्स को। अभी नहीं, अब तो बहुत सारे चेंजेस आ गए। पहले के जमाने में ऑपरेशन, पहले के जमाना नहीं कह लो, आज से 10 20 15 साल पहले में ले लो, आपको क्लोरोफॉर्म कंटेंट दिया जाता था नाक के थ्रू, ताकि आप मोट होके बेहोश हो जाओ, तो आपको ऑपरेशन किया जाता था। इससे काफी ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट भी था। तो आप क्या करते हैं, ऑपरेशन करने के लिए आपके बॉडी पार्ट को नल एंड वॉइड कर देते हैं, वो कमर में इंजेक्शन डाल देते हैं। तो बॉडी का अगर मान लीजिए स्टोमक के पोर्शन का ऑपरेशन है तो इसको डाल दिया, तो यहाँ का नर्वस सिस्टम वर्क करना बंद कर देता है 3 4 5 घंटे के लिए। उतने देर में ऑपरेशन कर देते हैं। पहले क्या करते हैं, नाक के थ्रू क्लोरोफॉर्म दे देते हैं। इस प्रोसेस को एनेस्थीसिया कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। इसमें पेशेंट्स को उसके नेचुरल स्टेट से बेहोश किया जाता है। बहुत सारी मूवीज के अंदर भी देखोगे क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कॉमेडी सीन्स बनाने के लिए। तो ये क्लोरोफॉर्म है। अब उसको दे रखा है क्लोरोफॉर्म, जो है आपका क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 15 ppm, ppm बाय मास। इसका मीनिंग समझो, इंपॉर्टेंट है। 15 ppm तो भैया समझ में है। ppm का फुल फॉर्म क्या कह रहा है बोलो, क्या फुल फॉर्म कर रहा है? मास ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मास, यही कह रहा है ना, इंटू 10 ऑफ क्या हो जाएगा 6। ppm का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15, तो लिखो 15। मास ऑफ कंपोनेंट हमको मालूम नहीं है। उसके बाद बाय मास जो दे रखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने याद करो, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू कहा था ना, बोलो, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू में कितना ग्राम लिया था बताओ यहाँ से? मास ऑफ अ गिवन कंपोनेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या चीज? 100। मतलब जब कोई कोई बाय बाय मास आपको कहे ना, तो मतलब टोटल मास का वैल्यू आपको 100 ग्राम दिया हुआ है। कितना ग्राम दिया हुआ है? याद करो, यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे थे बताओ, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इनटू क्या कर रहे थे? 100। और याद करो, मैं वो सिखाया था। मैं आपसे पूछता हूँ, 15% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू क्या हुआ? बोली खुद ही, सिखाया ये स्टेटमेंट आपको निकालने के लिए। मतलब इसका हुआ कि 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन, कितना जल्दी बताइए, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल बात है यार। अरे बोलो हाँ या ना, ये स्टेटमेंट लिखवाया है ना। उसी तरीके से यहाँ भी बाय मास का, तो कितना ग्राम हो जाएगा टोटल? 100। यस और नो? अरे हाँ या ना? 15% एक्सपेंड करवाया था ना आपको, देखिए वहां पे 3 3 स्टेटमेंट्स लिखे हैं आपके कॉपी के अंदर। 15% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का मतलब होता है 15% किसी भी सॉल्यूट का 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो टोटल मास कितना हो जाए? देखो यहाँ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, तो कितना मास लें बोलिए खुद ही, 100 या 15? 100 लेंगे ना। तो वही लिखा है 15 ppm बाय मास। बाय मास का मतलब 100 ग्राम में आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको 100 ग्राम मेंशन करना पड़ेगा। यस और नो? प्लीज रिवाइज योर नोटबुक इजीली। वहां पे लिखा है डब्ल्यू ये डी है पहले, वैसे संतुष्टिकरण नहीं होगा, लिखिए वहां पे, जहाँ पे डब्ल्यू पी बाई बी परसेंटेज लिखा है, वहां पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं आपकी कॉपी के अंदर। ये कोई नया चीज नहीं है आपके लिए, देखिए जहाँ पे लिखा है, मोलरिटी के बाद होगा, लिखा है वहां, देखो कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं। क्या लिखा हुआ है उसमें बोलो तो?
लिखा है ना, वो सही बात है, तो फॉर्मूला हो गया। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, 15%, 20% ऑफ दिस लिखा है ना, कितने ग्राम में लिखा हुआ है बोलो तो? 100 ग्राम लिखा है ना, 100 ग्राम, वही चीज तो बायोमास लिखा हुआ है, यही समझा रहा हूँ। आया समझ में? देखो परीक्षा के वक्त ये सब चीजें कोई हिंट नहीं करने आएगा आपको, ये लैंग्वेज है केमिस्ट्री का, वहां पे कुछ गिवन नहीं होता, बायोमास देके उसने बोला कि 100 में निकालो, ठीक है, और पीपीएम का ये फॉर्मूला है, तो मैंने लिख दिया 10 पे पावर 6, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 100 भाई क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 6 नीचे चला आएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m, तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, 15 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2 कर देंगे इसको, ये 10 पे पावर 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू m। अब बताओ इसको ऊपर लेके जाओ, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, 15 इंटू 10 टू द पावर 2 में से 6 गया तो -4 ग्राम। चलिए ये समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ से? अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मोलैलिटी, बताओ फॉर्मूला क्या होता है मोलैलिटी का? मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है बोलो यार? मोलैलिटी इज गिवन बाय moles of solute by mass of solvent in kilograms, है ना, यही ना कहता है? अब बताइए यहाँ पे आपसे पूछा है what will be the molality of chloroform in water sample, पानी के अंदर क्लोरोफॉर्म मिलाया जा रहा है, ठीक है, तो आपको निकालना है, तो आपने मास निकाल लिया क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म का मास भी थोड़ा पता कर लो, ये जो होता है बच्चे, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, ऐसे ऐसे कितने हैं जल्दी बताओ, 3 है क्या, तो ये 12 एक कितना हो जाएगा 13, 15 एक हाथ में, 3 पचे 15 एक क्या हो जाएगा 16 एक हाथ में, और ये 10, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 911 9.5 ग्राम्स। आया मास इसका, बोलो यार यस और नो, इसका मास पता है, इसका मास पता है, और कितना मोलर मास है इसका 190, तो मोलरिटी का फॉर्मूला बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या चीज सॉल्यूट बाय मास ऑफ क्या चीज सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे आपको दे रखा है 100 ग्राम, यही ना माना है? चलो तो क्या लिखेंगे बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 15 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 गिवन मास, बोलो मोलर मास 119.5 ग्राम, बोलो हाँ या ना? आ गया नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना दे रखा है, यही ना माना था तुमने, सॉल्यूशन का मास कितना ग्राम माना था 100, अब 100 किस बेसिस पे ले रहे हो ये बता दो यार, तो थोड़ा इस डेटा को गौर करो, जरा समझ, जस्ट फील द प्रॉब्लम। एक डिब्बा है, ठीक है, उसके अंदर तुमने 100 ग्राम पानी डाला है, चलो समझते हैं रियल लाइफ में, उसमें तुम एक ड्रॉप, मुश्किल से उसका एक का आधा ड्रॉप मानो तुमने क्लोरोफॉर्म गिराया, ठीक है, जैसे आधा ड्रॉप आप समझ रहे हो, गिवन मास, यही होता है ना, गिवन मास क्या है, जो मास तुम सॉल्यूशन बनाने के लिए ले रहे हो, आया ना, तो देखो तो उसका डेटा कैसा है, 15 इंटू 10 पे पावर -4, तो इसको मैथ्स लगाओ थोड़ा सा इसका, 15 बटे 10 पे पावर 4, 0.0015, फील कर पाए उस डेटा को थोड़ा, सेकंड मिलीग्राम से भी नीचे चला गया है, बोलो हाँ या ना? तो बताओ क्या वो एक बूंद के बराबर भी होगा क्या, आधे बूंद के बराबर, तो बताओ मैं आधा बूंद यहाँ से एक किलो गिरा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा सॉल्यूशन में क्या, बोल के देख लो कभी, उल्टा वो सॉल्यूशन मिल जाता है जाके। अच्छा एक बात बताओ, तुमसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ, 100 ग्राम पानी के अंदर 10 ग्राम चीनी मिलाया, तो पानी 100 ग्राम से ज्यादा हो जाता है क्या, कभी ऐसा फील किया हो क्या? एक अच्छा सिंपली बताओ, एक गिलास शरबत बनाया, 20 ग्राम 2 चम्मच चीनी डाल दिया, पानी उतना ही पानी में बन जाता है ना शरबत, ये पानी बाहर आ जाता है, वही बता रहा हूँ, क्लोरीन फॉर्म मिल जाएगा इसके अंदर जाके, ठीक है, तो बताओ क्या ये 100 ग्राम से बदलेगा क्या, नहीं, तो यही ना, तो सॉल्वेंट का मास कितना ग्राम है, समझ गया बात को, जो सॉल्यूशन का मास है एक्चुअली वही किसका मास है, सॉल्वेंट का, क्योंकि सॉल्वेंट आप बताओ कैसे बताना, आपने 2 चम्मच चीनी लिया तो वो सॉल्वेंट है, 1 गिलास पानी लिया सॉल्वेंट है, मिल के बना शरबत, शरबत सॉल्यूशन है,
कितने का शरबत बना बोलो तो? शरबत कितना ग्लास बना? नहीं, नहीं, नहीं 100 पूछा ही नहीं, ग्लास बोला हूँ। कि शरबत कितने ग्लास बना? 1 ग्लास पानी था, 1 ग्लास शरबत बना, हाँ या ना? तो मैं कह नहीं सकता हूँ क्या, जितना सॉल्वेंट था उतना ही सॉल्यूशन बना है। सॉल्वेंट आपका 1 ग्लास था, तो सॉल्यूशन भी कितना बना है? बस वही क्या। समझ पा रहे हैं बात को? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो? 100 ग्राम। लिखा? बट इसको कितना में लेना है बताओ यहाँ से, क्या चीज़ में लेना है इसको? क्या इसको ग्राम में लेते हैं या किलोग्राम्स में लेते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या चीज़? किलोग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए? 1000 से डिवाइड। नेवर एवर मेस विद द साइंस प्रॉब्लम्स। जस्ट थिंक करो चीज़ों को क्या चल रहा है, कोई गलती नहीं होगा, ठीक ना? बड़ा अच्छे सवाल करने से आपका कांसेप्ट बहुत अच्छा होता है। अब देखो तुमने पीपीएम से W/W ले लिया, पीपीएम से W/W इंटू किया, W/W से तुम मोलालिटी इंटू करे। 3 चीज़ तुम्हारे एक क्वेश्चन में रिवाइज़ हो गया। आया समझ में? दिस इज़ वेरी इजी फॉर द क्वेश्चंस। कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10 की पावर -4 ये किधर चला जाएगा ऊपर? 10 की पावर क्या हो जाएगा? ये 3 होगा? 10 में और 3 ऊपर चला गया, सो मल्टीप्लाई कर दिया 119 इंटू 10 टू पावर ऑफ 2 लो 15 बटा 119 को एक साथ ले लो, बट ले जाओ इसको ऊपर ले जाओ, 10 पे पावर क्या हो जाएगा -4, 3 में से 2 गया 10 पे पावर 1, तो 15 बाई 119 इंटू 10 पे पावर -4 प्लस 1 -3 15 बाई 109। देखो इसको ऐसे कर सकते हो, इसको 150 कर लो बाई 119 कर लो, अब 50 करोगे तो 10 पे पावर -4 करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो सिंपल मैथ्स है। समझ में आया क्या किया? एक जीरो बनाओगे तो एक जीरो घटाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ से इसको डिवीजन करके रिजल्ट लो, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। समझ में आया कैसे करना है? तो फिर से इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट कीजिएगा क्या किया। एक कंटेनर है, बोलो मेरे साथ, कंटेनर है, उसमें कितना ग्राम पानी प्रेजेंट है? कितना ग्राम पानी दिया? 100 ग्राम पानी। उसमें कितना ड्रॉप आपने डाला मान के चलो? 1 ड्रॉप क्लोरोफॉर्म डाला या हाफ ड्रॉप थोड़ा सा बस गिरा है, और तुमको उसका मोलरिटी पता करना है। क्या पता करना है? मोलरिटी। बट उसमें एक डेटा दे रखा था 15 ppm by mass। अब ppm का फुल फॉर्मूला क्या कहता है? मास ऑफ गिवन कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर ऑफ 6। ppm का डेटा दे रखा था 15, मास ऑफ गिवन कंपोनेंट हमको पता नहीं था। टोटल मास कैसे 100 मान लिया आपने? क्योंकि पानी कितना है? 100 ग्राम है, इन्हें 10 में और 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम का निकल गया क्या? निकल गया। ये किसका मास निकला है बोलो तो? क्लोरोफॉर्म का या वाटर का? ये क्लोरोफॉर्म है या वाटर है? दिस इज द मास ऑफ क्लोरोफॉर्म और वाटर। क्लोरोफॉर्म वाटर का मास है ये। फील तो कीजिए बात को भैया। क्लोरोफॉर्म का है ना 0.0015 ग्राम, ये पानी का मास होगा क्या? किसी वाटर का आधे बूंद का होगा, ठीक है। अब ये मास आ गया, तो हम लोगों ने मोलरिटी का फॉर्मूला लगाया, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है क्लोरोफॉर्म की फुल फॉर्म, ये फॉर्मूला ही है, निकाल के उसको डिवाइड कर दिया। मास ऑफ सॉल्वेंट 100 बाय क्या चीज 1000 किलोग्राम। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो कर लो कब। लास्ट क्वेश्चन सारे बच्चे ने बनाया था, ये तो मैंने सबको पढ़ाया था ना, आप लोगों ने किया था ट्राई, सुना था आपसे। चलो वेल एंड गुड। एंड डोंट हेक्टिक अबाउट द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। हमेशा केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ने के लिए मत परेशान होइए। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे होगा तब पहले आप प्रेजेंट वाला कंप्लीट तो करें सही से, आगे तो देख लेंगे।
भैया बोलो, is the concept of ppm and ppb is clear? चलो, now give the topic, mole fraction. ऊपर क्लास चले जाइए, जाइए, मैं भेज रहा हूँ, मैथ्स वाले सर आ रहे हैं, ऊपर वाले क्लास में चली जाइए, वहाँ क्लास चल रहा है, मैथ्स वाले सर आ रहे हैं, फिर मैं बुला लूंगा। Give the topic mole fraction. तो कितने कंसंट्रेशन टर्म हो गए अपने, बोलो कौन कौन से हुए, बोलो, कैपिटल एम, स्मॉल एम और डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई वी, वी बाई वी, पीपीएम, पीपीवी, 7 हो गए क्या? अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, दैट इज कॉल्ड एज अ मोल फ्रैक्शन गिवन। देखो ये काफी आसान, लिखेगा, मोल फ्रैक्शन लिखेगा, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज मोल फ्रैक्शन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, लिखा हुआ हो गया सभी का वो, टेक द टाइम एंड प्लीज रिपीट फास्टली, सॉल्यूशन भी दे दो। It is defined as the ratio given mole of a component, given mole of a component. It is defined as the ratio of given mole of a component, given mole of a component by total number of moles, by total number of moles, by total number of moles, number of moles, number of moles of given solution. Total number of moles of given solution. Total number of moles of given solution. Total number of moles of given solution. टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन सॉल्यूशन। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन, 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 ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन, ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन is always equal to 1, is always equal to 1, is always equal to 1, is always equal to 1. मोल फ्रैक्शन का, the total mole fraction of a given solution is always equal to 1, is always equal to 1. चलिए समझते हैं, मान लो कि यहाँ पे दो चीज को मिलाया गया, द कंपोनेंट ए एंड द कंपोनेंट बी, ओके, दोनों को मिला के, फिर ऊपर एक बच्चा है ग्रीन शर्ट का, तो बुला लीजिए और वहां उसके लिए मैथ्स लिख लीजिए, नया स्टूडेंट है, नीचे बुला लीजिए बायो क्लास से। चलो यहाँ पे ऐसे करके आपको एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, ये कंपोनेंट एक है, मान लो ये सॉल्यूट है, ये क्या है बोलो, सॉल्यूट, और ये क्या है बोलो, सॉल्वेंट। तो इसका आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो पहले मोल्स निकालो, इसका मोल निकालोगे क्या, ए का, ए का मोल क्या हो जाएगा, मान लो Na मोल है, कितना मोल है, और बी का कितना मोल है, ठीक है, तो ये ए का मोल है, ये बी का मोल है, टोटल मोल्स कितने निकले होंगे बोलो, टोटल मोल्स कितने होंगे बोलो,
Na प्लस N। तो अगर मैं निकालना चाहता हूँ मोल फ्रैक्शन A का, उसको रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे सिंबल से। थोड़ा डिजाइन एक्स नहीं लिखना है, इसको थोड़ा घुमाना है, फिर ऐसे लिखना है। इट इज कॉल्ड एज जेटा, इट इज कॉल्ड एज जेटा। फैन ऑन कर लीजिए सर। जेटा इज गिवन बाय Na प्लस Nb, यही डेफिनेशन लिखा है। मोल्स ऑफ अ गिवन कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स, इसको कहते हैं जेटा। इस सिंबल का नाम है प्लीज। इसको एक और सिंबल से कहा जाता है, इसे कहा जाता है काय। क्या कहते हैं इसको? काय। सिंबल का नाम है ये, ठीक है। इसको कहते हैं, और ये यूज किया जाता है किसके लिए? मोल फ्रैक्शन के लिए। मोल फ्रैक्शन के लिए हम ये टर्म का यूज करते हैं। ऐसे लिखना है आपको, ओके। तो जेटा ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली अगर मुझे जेटा बी का निकालना है, तो उसके मोल्स कितने हैं बोलो? बी का मोल कितना है बोलो? एन बी। टोटल मोल कितना है? बस डिवाइड कर दो। आया समझ में? तो जो भी आपने कंपोनेंट लिया उसको डिवाइड कर देना है, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड एज अ मोल फ्रैक्शन। अब अगर दोनों को ऐड करोगे आप, जेटा ए प्लस जेटा बी करोगे आप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेटा ए? बोलो बोलो। एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। और इसका क्या हो जाएगा बोलो? एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। दोनों का डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा बोलो? एन ए प्लस एन बी। इसका क्या है बोलो? एन ए। इसका क्या है? एन ए प्लस एन बी। वन कैंसिल आउट होके आ जाएगा, बोलो यार। तो जेटा ए नहीं हो जाएगा बोलो एलसीएम लेने के बाद? आया ना? एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी दोनों कैंसिल आउट कर दो, कितने के बराबर होगा? वन के बराबर। तो वही लिखा था कि टोटल मोल फ्रैक्शन, जो पैराग्राफ चेंज करके लिखा है, किसी भी सॉल्यूशन का कितने के बराबर होता है? टोटल मोल फ्रैक्शन याद रखिएगा हमेशा। टोटल मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए इस बात को थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझ भी लेते हैं। अच्छा एक मिनट, इसका यूनिट क्या होगा? मोलरिटी का यूनिट था, मोलरिटी का यूनिट था, इसका क्या यूनिट होगा? ऊपर भी मोल है, नीचे भी क्या है? मोल है। तो याद रखिएगा ये यूनिटलेस होता है। ये क्या होता है बोलो? इट इज यूनिटलेस ऑलवेज, कोई यूनिट नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, 3.42 ग्राम ऑफ C12H22O11 dissolve in 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, आपसे पूछा है फाइंड zeta of C12H22O11 and zeta of H2O। व्हाट इज C12H22O11? क्या है बोलो? व्हाट इज दिस? ये किसका फॉर्मूला होता है? जैसा फॉर्मूला ऑफ शुगर, इसका फॉर्मूला है। और बेहतर को तो ये फॉर्मूला है सुक्रोज का। किसका फॉर्मूला है? जो घर में चीनी यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। गिवन मास है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे बोलो सभी कोई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C12, बोलो बोलो, H22O11। कितना गिवन मास है बोलो? 3.42 ग्राम। बोलो हाँ या ना? भाई टोटल मोलर मास का निकालोगे तो 342 आता है। कितना आता है? 342 ग्राम। तो 342 ग्राम होता है। उम्मीद करता हूँ मोलर मास निकालना आता ही होगा, वैसे मैंने निकलवाया है सबका। यहाँ पे गया तो कितना आ जाएगा? 100। 1 बाई कितना आ जाएगा? 100। क्या आ जाएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C12H22O11 इज व्हाट? 1। ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी बता दो। कितना गिवन मास है? 90 ग्राम। बाय कितना इसका मोलर मास होता है? 18 होता है ना? तो कितना हो जाएगा बोलो? 5। 18 5 जा 90 आ जाएगा क्या? आपको अगर जेटा ऑफ C12H22O11 निकालना है, तो व्हाट इज द मोल ऑफ दिस? बोलो कितना है? 1/100 लिख दो।
बाय टोटल मोल, दोनों को जोड़ देंगे क्या? 1/100 प्लस क्या हो जाएगा 5। अब जोड़ो इसको तो कितना हो जाएगा? 1/100 ऐसे ही रह जाएगा। भाई कितना हो जाएगा? 500 प्लस 1, 501 बटा 100। तो 1/501 इज द राइट आंसर। ठीक है। जेटा अगर H2O का निकालना है आपको, H2O का कितना होता है बोलो? H2O का कितना होता है बोलो जेटा? 5। टोटल कितना है बोलो? 1/100 तो कितना हो जाएगा? 5/100 प्लस 1, 101 हो जाएगा बाय 100। तो ऊपर चला गया तो ये ऊपर चला जाएगा ना, तो 500/101। सही है ना? कुछ गड़बड़ी किया गया? नहीं 5 होगा ना ये बच्चे, 501 हो जाएगा। आया समझ में कैसे हुआ? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो हिज कॉल इज अ मोल फ्रैक्शन इज सिंपलेस्ट, सबसे ज्यादा आसान यही है। मोल निकालो, टोटल मोल से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। मोल फ्रैक्शन जिसका 3 कंपोनेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मान के चलो तुम नींबू भी मिला रहे हो, चीनी भी मिला रहे हो, पानी भी मिला रहे हो, बनाते हैं शरबत ऐसा। तो नींबू अपना सिट्रिक एसिड हो जाता है, बोलो हाँ या ना? पानी अपना वो H2O है, चीनी मिलाया चीनी ये है। अब तीनों का कंपोनेंट निकालना है, कोई बिग डील नहीं है। सबका मोल निकाल सकते हो क्या? बोलो यार, सबका मोल निकाल सकते हो? मोल निकाल दिया सबका, टोटल मोल निकाल लो। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर रखो, टोटल मोल को नीचे रखो, डिवाइड करो, आंसर आ जाए। आया समझ में? तो अगर आपको 4 कंपोनेंट भी दे रखे हैं, 3 भी दिए हुए हैं, तो जेटा ए प्लस जेटा बी प्लस जेटा सी का वैल्यू भी किसके बराबर होगा? 1 के। टोटल मोल हमेशा 1 के बराबर होता है, चाहे कितना भी कंपोनेंट आप डालिए। आया समझ में? चलो कर लो कॉपी।
ये क्लियर है? बोलो, आया समझ में? ऐसा क्वेश्चन आएगा, बना दोगे? बताएं। चलो एक प्रैक्टिस के लिए कर लो। चलो तीन चीज मिला के हम लोग बना रहे हैं एक सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, लुक हियर। एक मिला रहे हैं हम लोग सिट्रिक एसिड, मतलब लेमन मिला है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिट्रिक एसिड? लुक हियर। सिट्रिक एसिड नींबू में जो पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन मैंने मिलाया इसके अंदर, लेट अस सपोज NaCl, सॉल्ट, ठीक है, और ग्लूकोज मिला दिया, ठीक है, मिला दिया, और वाटर। इन सब का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। पहले तो मोलर मास पता कर लेते हैं। इसका मालूम होता है, कितना होता है बोलो? 180 ग्राम। इसका 18 ग्राम। NaCl का 23 प्लस लगभग 35 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? 58 ग्राम अप्रोक्सीमेट। 35.5 लिया जाता है इसका, 35। अब इसका मास कितना हो जाएगा? तो पहले इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 2 5 6 2 7 1 8। ऑक्सीजन कितना है? 2 2 4 2 6 6 1 7। हो जाएगा? कहाँ 9 है? हाइड्रोजन 9 है क्या? 3 2 5 1 6 6 2 8 1 9। क्लियर है क्या? चलो ऐड करो। ये कार्बन है तो 12 × 6। हाइड्रोजन 9 है, एक हाइड्रोजन का 1 × 9। ऑक्सीजन का 16 × 7। 72 प्लस 9 प्लस 16 7 6 7 42। 4 इन हैंड 7 1 112। चलो करें क्या इसको? अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो? 2 9 9 2 11 2 13। 13 एक, सॉरी 13 हो गया एक हाथ में। 2 9 आ गया क्या? मान के चलो ऐसा दे रखा है आपको, ये दे रखा है 19.3 ग्राम, ये दिया हुआ है तुम्हारा 0.58 ग्राम, ये दिया है तुम्हारा 18 ग्राम, और ये दिया है आपका 180 ग्राम। ठीक है, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। सिंपल है भाई, पहले मोल्स निकाल लोगे सभी का क्या? ये सब मिला के एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनाया आपने, ठीक है। आपको शारीरिक कमजोरी हो रही है तो पीना तो पड़ेगा ही, है ना। ये सब बनाया आपने, और बना के आपने एक तैयारी किया। मान के चलो तुम्हें चक्कर सा आ रहा है, तुमने ये सब मिला के बना दिए। बनाते हैं घर में। अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स निकालो इसका। पहले सिट्रिक एसिड का निकालते हैं। सिट्रिक एसिड का क्या होगा बोलो? पार्टिसिपेट करो प्लीज, बोलो कितना है वैल्यू? टोटल मास तो 19.3 बाय 193। डेसिमल प्लेस गया 1/10। आ गया क्या? नंबर ऑफ मोल्स उसके बाद किसका है बोलो? NaCl का। कैसे निकालेंगे बोलो? गिवन मास बाय मोलर मास। व्हाट इज गिवन मास? व्हाट इज मोलर मास? 50। 0.58 बाय 50। नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालना है फिर ग्लूकोज का। क्या है फॉर्मूला? C6H12O6। व्हाट इज C6H12O6? गिवन मास। व्हाट इज गिवन मास? आ गया क्या? एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर? बोलो बोलो बोलो।
गिवन मास 180, मोलर मास 18, 180 बटा 18। नंबर ऑफ मोल्स निकल गया क्या? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय बोलो बोलो, मोलर मास। क्लास 9th में तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना। ऐसे देखो, वो बताते हैं, आप यहाँ आके मुंह बना लेते हो। मैं सीधा सीधे बोलूं, ये 9th क्लास का चीज है। मुंह बनाने का तो सवाल ही नहीं पैदा लेता है। 10th में भी आया हुआ है, ठीक है? तो गिवन मास बाय मोलर मास 9th से ही चलता आ रहा है। नॉट अ बिग डील फॉर यू। इस पे मुंह बन रहा है आपका, अब जिंदगी भर मुंह ही बनाते रहे। एक होता है सॉल्यूशन ढूंढना, एक होता है मुंह बनाना। प्लीज डोंट मेक दैट नेगेटिव फेसेस। दिस इज कमिंग फ्रॉम द जूनियर क्लासेस। मेरा बड़प्पन है कि मैं हर कुछ आपको बताते चलता हूँ स्टेप बाय स्टेप। नहीं तो ये सब स्किप करने वाली चीज है। 1/10 डायरेक्ट डायरेक्ट लिखता है। समझ में आई बातें? तो प्लीज इंटरप्रेटिंग नहीं। अब मुझे किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, मुझे इसका निकालना है, सिट्रिक एसिड का। तो कितना मोल दे रखा है बोलो? 1/10। टोटल मोल जोड़ लोगे क्या? टोटल मोल कितना निकालोगे बताओ, सबको ऐड कर लीजिए। क्या लिखेंगे बोलो? इसको 0.1 लिख सकते हैं क्या? इसको क्या लिख सकते हैं? 0.01। इसको फिर से 0.1। इसको 10 लिख सकते हैं क्या? अब ऐड करो 10, 0 पॉइंट, चलो, तो ये 1 हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 10.21 इज द टोटल। नहीं हो जाएगा क्या? 10 पॉइंट क्या आ जाएगा? 21। तो कितना बोले इसका बोलो? 1/10 मतलब 0.1। 0.1 बाय टोटल कितना है बोलो? 10 पॉइंट। आ गया? मुझे इसका निकालना है, NaCl का। क्या लिखेंगे बोलिए आप? मोल्स कितना है इसका? 1/100 को क्या लिख सकते हैं? 0.01 बाय 10.2। मुझे निकालना है इसका ग्लूकोज का। तो कितना हो जाएगा इसको? 0.1। टोटल कितना है? वाटर का निकालना है, क्या लिखेंगे बोलो? 10। अब वो जोड़ लेना, 1 आ जाएगा। समझ में आया कैसे करना है? इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसको ऊपर रखिए, और टोटल मोल को किधर रखिए? नीचे। मोल फ्रैक्शन आ जाए। कॉपी दिस। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना या 2 कर लेना?
If the concept is clear, mention the question. Question number 89. Question number 89. Question number 89. NCERT. चलिए मेंशन कीजिएगा नंबर ऑफ मोल्स पे क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें नहीं दे रहा नंबर ऑफ मोल्स, पढ़ाया था ना, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है? उसमें क्वेश्चन मेंशन कीजिएगा। ये मोल फ्रैक्शन का है। मोल फ्रैक्शन इज नॉट ए ह्यूज टॉपिक, इज वेरी शॉर्ट। देखो अपने एनसीईआरटी में नॉर्मलिटी मेंशन नहीं है, और नॉर्मलिटी में जब पूरा डिटेल से पढ़ाना पड़ेगा आगे चल के, हर एक चैप्टर में नॉर्मलिटी का इस्तेमाल है। जहां कंसंट्रेशन आएगा नॉर्मलिटी आएगा पीछे से। इवन के एनसीईआरटी में भी आगे चल के एक फराडेज लॉ आएगा, फराडेज लॉ में फिर से यूज हो जाएगा नॉर्मलिटी का। जिक्र नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपसे पूछा जाएगा आगे, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टर्म पढ़ाना पड़ेगा इसके अलावा, ठीक है? तो ये मिला के 8 टर्म्स हो गए, ठीक है? तो आपको अभी करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स पे सवाल है ये, सॉल्यूशन हिंट के लिए भेजूंगा, आप ट्राई करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे, और आपसे रिक्वेस्ट है जो बच्चे नए हैं प्लीज, वीडियो नंबर 1 मैंने शेयर किया था, आप जाओगे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। आप पहचानने का तरीका है कि एक जैसा फोटोज मिलेगा आपको, ठीक ना? एक जैसा फोटोज मिलेगा, मैंने प्लेलिस्ट नहीं बना रखा है, एक ही जैसा फोटो आपको मिलता रहेगा। सम बेसिक कंसेप्ट का एक ही जैसा फोटो है, थंबनेल से पहचान में आ जाएगा वो। स्क्रॉल करोगे चैनल को, थंबनेल से दिखते चलेगा। तो जहाँ पे एक जैसा फोटो है उसके ऊपर चलते चले जाओ, दूसरा फोटो, तीसरा फोटो लेक्चर 1, 2, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, वैसे मैं लेक्चर 2, 3 शेयर कर दूंगा। आपका नंबर ऑफ मोल्स का सवाल आप ले लो, प्लीज प्रैक्टिस करके आइएगा। ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा एज सच नेक्स्ट क्लास में, ये मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। बट जब आपका ओवरऑल डिस्कशन होगा तो उसमें एक दो क्वेश्चन हिंट करूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग नॉर्मलिटी फिनिश करेंगे पूरा। तो लिखिएगा, देखो बता दे तो ये चैप्टर बहुत बेसिक है, इसमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है केमिस्ट्री को समझने के लिए। तो एक नुक एंड कॉर्नर हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ इधर से उधर पढ़ेंगे ये करके। जितना एनसीईआरटी में दिया वो तो सही है, उसके अलावा भी बहुत कुछ जानना पड़ेगा, तब जाके आगे केमिस्ट्री ग्रोथ दी जाएगी आपके लिए। ये सम बेसिक कंसेप्ट का नाम ही ये है कि बेसिक कंसेप्ट पूरी केमिस्ट्री का सिखाएगा ये आपको। आगे आपको ये सब टर्म का इस्तेमाल है, एक-एक चीज़ का। कहीं भी मोलैलिटी आ जाएगा, कहीं मोलैलिटी आ जाएगा, कहीं मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, कहीं नॉर्मलिटी आ जाएगा। तो वहाँ बार-बार पलट के जाना नहीं है वापस। वन्स यू प्रैक्टिस, इसलिए इतना प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने होते हैं इसके अंदर, डायरेक्टली क्लेम करेगा स्टेटमेंट। वहाँ तुमको लिखा अभी निकाल रहे हो, वहाँ डायरेक्टली बता दिया जाएगा। सेकंड चैप्टर में ही बता देंगे। वहाँ पे आपको घबराना नहीं है, पहले से पता होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इतने होते हैं, ठीक है? मेंशन कीजिएगा, नंबर लिखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स पे लिखिएगा, क्वेश्चन ऑन नंबर ऑफ मोल्स, क्वेश्चन ऑन नंबर ऑफ मोल्स लिख लो ये पहले, ताकि आपको हिंट मिल जाए क्या है। क्वेश्चन ऑन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स 45 टू 45 टू 56, 45 6, 45 टू 56, लगभग आपके 11-12 सवाल है, और एक मोल फ्रैक्शन का सवाल है। कौन सा नंबर है वो? 89। मोल फ्रैक्शन इज नॉट एज, ठीक है? ये 12 क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करके आएंगे, और नेक्स्ट डे आपका नॉर्मलिटी। हाँ सुनो, कल क्लास है, संडे को कल क्लास है, कल क्लास है। नेक्स्ट वीक में हो सकता है आपको एक दिन में सरप्लस छुट्टी दे दूंगा, बट क्लास कल आपका होगा। कल क्लास की टाइमिंग आपकी रहेगी यही 7 से 9, ठीक है? 7 to 9 विल योर क्लास। कल आपका क्लास होगा 7 से 9, और कल कंबाइन सेशन लूंगा, ऊपर नीचे का मिला के, ठीक है? उसमें कल एक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाऊंगा, लॉग एंड एंटी लॉग, ठीक है? पूरे +1 +2 में, पूरे फिजिक्स में, पूरी केमिस्ट्री में यूज में आता है, ठीक है? तो लॉग का कल झंझट कंप्लीट करेंगे, कल लॉगरिथम नाम का एक टॉपिक पढ़ाएंगे पूरा डिटेल से, एक एक चीज। कल आपको हो सके तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास फोन अवेलेबल हो, नहीं तो आप प्रिंट आउट करा के लेते आएंगे, मैं हो सकता है कि शेयर कर दूंगा आपको। लॉग टेबल एक आता है, लॉग एंड एंटी लॉग टेबल, ठीक है? वैसे एनसीईआरटी लो तो उसमें पीछे साइड ड्रॉ किया रहता है,
अगर इसमें होगा तो बात ही है। कई नए-नए पब्लिकेशन में ना हटा देते हैं वो लोग। ऐसा हाँ, देखो लॉगरिदम है ना, देखो। लास्ट में है ना, देखो, लुक हियर है। इस टेबल को कैसे पढ़ते हैं, इसको कल सिखाएँगे पूरा। और ये पूरे फिज़िक्स, पूरी केमिस्ट्री में बार-बार आता है। अब बता रहे अभी देखो चैप्टर आपका फिज़िक्स का चल रहा हो या केमिस्ट्री का चल रहा हो। अभी ऐसा मानो कि घर का बस पिलर तैयार हो रहा है, पिलर नहीं बेसलाइन तैयार हो रहा है। वही केमिस्ट्री में इस्तेमाल होगा, इसीलिए नाम ही है सम बेसिक कांसेप्ट। तो क्या फिज़िक्स में भी क्या हो रहा है, बार-बार कुछ ऐसी चीज़ें आ जा रही हैं, जो तुमने कभी नहीं देखा है। तो इसलिए आपको इंडिकेट करा है ये सब चीज़ें के लिए तैयार रहो भैया। समझ में आया? तो कल ये टेबल पढ़ना सीखेंगे हम लोग, कैसे इस टेबल को पढ़ा जाता है, ठीक है? ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज़ एनसीईआरटी बुक को साथ लेते आइएगा, ये दिया हुआ है आपकी बुक, ठीक है? चलिए सारे बच्चे अपने-अपना किताब लेते आएँगे। और कल टाइमिंग रहेगा 7 से 9, कल स्पेशल सेशन लूँगा ऊपर-नीचे का मिला के मतलब वाला सेशन भी सुबह ही क्लास करेगा। चलो बाय।